बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेकेंडरी स्कूल टीचर की टेस्ट प्रिपरेशन के लिए केमिस्ट्री के कुछ एमसीक्यूज़। ये एमसीक्यूज़ 9th क्लास की केमिस्ट्री की बुक से लिए गए हैं। एमसीक्यू नंबर 1 है, विच वन इज़ नॉट अ केमिकल चेंज। ऑप्शंस देख लेते हैं। बर्निंग ऑफ वुड, ऑप्शन बी है सीड जर्मिनेशन और ऑप्शन सी है मेकिंग अ पेपर बोट। अब हम इसमें देख लेते हैं कि बर्निंग ऑफ वुड यानी कि एक कंबस्शन रिएक्शन होगा, यानी कि इसमें केमिकल चेंज होगा। सीड जर्मिनेशन क्या होता है? सीड जर्मिनेशन एक नेचुरल प्रोसेस है और इसमें एंजाइमेटिक रिएक्शंस होते हैं, तो केमिकल चेंज भी होगा इसके अंदर। लेकिन मेकिंग अ पेपर बोट जो है, इसमें कोई केमिकल चेंज नहीं है, ये एक फिजिकल चेंज है। इस वजह से यही करेक्ट आंसर है। The next one is, if a chemical solution contain 8% of base and there is 15 ml of base, what is the volume of the solution? इस MCQ में कह रहे हैं कि केमिकल सॉल्यूशन है, उसके अंदर 8% जो है वो बेस है और परसेंटेज भी बता दी गई बेस की, और ये भी बता दिया गया कि बेस को कितने ml हमने इसमें सॉल्यूशन में ऐड किया है। अब ये बता रहे हैं कि पूछना है इनको कि इस सॉल्यूशन का जो है वॉल्यूम क्या होगा। अब हम इस एमसीक्यू को बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व करेंगे जिस तरह से हम परसेंटेज बाय वॉल्यूम के न्यूमेरिकल्स 9th क्लास की बुक में है वो सॉल्व करते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है कि परसेंट बाय वॉल्यूम इज इक्वल्स टू होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो हम अब इस फॉर्मूले को अपने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के हिसाब से रीअरेंज कर लेंगे। अब क्या करेंगे हम? ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो डिनोमिनेटर में है, हम इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे। ये जो है हमारे अभी राइट साइड पे है ना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसको हम लेफ़्ट साइड पे ले जाएंगे और ये न्यूमरेटर में आ जाएगा, और जो परसेंट बाय वॉल्यूम लिखा है ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा और ये राइट साइड पे आ जाएगा। तो हमारा किस तरह से अरेंज होगा ये फार्मूला? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय परसेंट बाय वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 100। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट क्या दिया गया है? 15 ml डिवाइड बाय परसेंट बाय वॉल्यूम, यानी कि परसेंटेज कितनी दी गई है हमारे पास बेस की? 8%, और मल्टीप्लाई बाय 100 फॉर्मूले का ऐसे आ जाएगा। अब हम इसको किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे? हम सिंपली जो है 15 को 8 से डिवाइड कर देंगे, जो हमारे पास आंसर आएगा उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आएगा 187.5 ml। अब हम ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस क्या है हमारे पास? ऑप्शन ए है हमारे पास 135.5 ml, ऑप्शन बी है 187.5 ml और ऑप्शन सी है 175.5 ml। तो इसका ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट है। और अक्सर लोग क्या करते हैं, अक्सर लोग सिंप्लीफिकेशन में जो है वो मिस्टेक कर देते हैं, फिर उनका कोई भी जो ऑप्शन है जो मैच नहीं कर रहा होता। तो आपने हाथ से सिंप्लीफाई करना आना चाहिए। जो 15 को 8 से डिवाइड करने का जो है ना ये प्रोसेस, और फिर मल्टीप्लाई बाय 100, ये बिल्कुल सिंपल सी सिंप्लीफिकेशन है जो कि आपको हाथ से करनी होगी, क्योंकि कैलकुलेटर जो है वो टेस्ट में अलाउ नहीं होता। अगर आपको इसकी भी कोई प्रॉब्लम है, मतलब प्रॉब्लम है कि सिंप्लीफाई किस तरह से हुआ है, तो आप नीचे कमेंट कीजिए, तो फिर मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगी कि ये जो सिंप्लीफिकेशन है विदाउट कैलकुलेटर आसानी से किस तरह से की जाती है। नेक्स्ट MCQ है, द एग्जाम्पल ऑफ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज डैश। ऑप्शन देख लेते हैं। कॉपर, ऑप्शन बी है प्लास्टिक और ऑप्शन सी है रबर। तो इसका करेक्ट आंसर है कॉपर। नेक्स्ट MCQ है, रेडिएशन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू डैश विदाउट द नीड फॉर अ मटेरियल मीडियम। ऑप्शन देख लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऑप्शन बी है मैकेनिकल वेव्स और ऑप्शन सी है केमिकल रिएक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब रेडिएशन क्या होती है? रेडिएशन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विदाउट द नीड फॉर अ मटेरियल मीडियम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स are a type of energy that can travel through space and vacuum, for example radio waves or microwaves। रेडिएशन क्या होती है कि ऐसी ट्रांसफ़र ऑफ हीट जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ज़रिए की जाए।
उसे हम कहते हैं क्या, रेडिएशन। तो इस एमसीक्यू में यही पूछा जा रहा है कि रेडिएशन जो है वो कैसी ट्रांसफ़र ऑफ हीट है, मतलब कौन सी वेव्स के ज़रिए की जाती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो नीचे बताया भी जा रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ना वो ऐसी एनर्जी है जो कि ट्रैवल करती है इसके थ्रू, स्पेस के थ्रू। नेक्स्ट एमसीक्यू है, व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑन केल्विन स्केल। ऑप्शन ए 0 केल्विन, ऑप्शन बी है 373 केल्विन और ऑप्शन सी है 273 केल्विन। तो इसका करेक्ट आंसर है बी 373 केल्विन। अगर आपको यही क्वेश्चन पूछा जाए लेकिन केल्विन स्केल की जगह सेंटीग्रेड लिखा जाए तो 100 सेंटीग्रेड होता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट एमसीक्यू है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। यानी ये स्टेटमेंट दी गई है, इसमें से हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो देख ले रहे हैं, ऑप्शन ए है एटम आर बिगर देन मॉलिक्यूल्स, एटम आर मेड अप ऑफ मल्टीपल एलिमेंट्स व्हाइल मॉलिक्यूल आर मेड अप ऑफ अ सिंगल एलिमेंट। देन ऑप्शन सी है एटम आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर व्हाइल मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम। तो हम देख लेते हैं कि इसका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, क्योंकि एटम जो क्या होता है, सबसे किसी भी चीज़ का सबसे छोटा स्मॉलेस्ट यूनिट होता है एटम, और एटम से मिलकर बनते क्या है, मॉलिक्यूल्स। तो ऑप्शन सी में यही बताया जा रहा है, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। और एटम जो है सबसे छोटे होते हैं, लेकिन ऑप्शन ए में क्या लिखा गया है, एटम आर बिगर देन मॉलिक्यूल, इस वजह से ये रॉन्ग है। और ऑप्शन बी किस वजह से रॉन्ग है, एटम आर मेड अप ऑफ मल्टीपल एलिमेंट्स वाइल मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ, मॉलिक्यूल्स है वो सिंगल एलिमेंट से नहीं बनते। ये जो है ये इसमें ऑप्शन बी में ये मिस्टेक है। अच्छा, आपको जब भी ये दिए जाए ना कि चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट, तो आपने सबसे पहले कोशिश करनी है कि आपने उस स्टेटमेंट को हटाना है जो कि रॉन्ग है। सबसे पहले आपने सही वाला स्टेटमेंट नहीं ढूंढना, आपने जो है वो सबसे पहले वो एलिमिनेट करने हैं जो कि रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्योंकि जब आप रॉन्ग स्टेटमेंट जो है वो हटाते जाएंगे तो आपके लिए आसानी होती जाएगी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे आपको। जब आप एक हटा देंगे फिर 2 हटा देंगे, जब सारे रॉन्ग स्टेटमेंट हटा देंगे तो आपके पास सिर्फ आपका आंसर ही बचेगा जो कि करेक्ट होगा। तो आपने पहले ये देखना है कि जो स्टेटमेंट दी गई है वो रॉन्ग है, तो किस बेस पे रॉन्ग है वो। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच इंस्ट्रूमेंट इज कॉमनली यूज टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऑप्शन ए है थर्मोमीटर, ऑप्शन बी है बैरोमीटर, ऑप्शन सी है हाइग्रोमीटर। तो इसका ऑप्शन बी जो है बैरोमीटर वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रस्ट। रस्ट मतलब किसको कहते हैं, यानी कि जंग लगने को कहते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन को कहते हैं हम आयरन ऑक्सीडेशन। अब आयरन ऑक्सीडेशन जो होती है ना, आयरन जो मेटल होता है ना, जब वो एयर के साथ रिएक्ट करता है तो एयर में होती है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की वजह से इस आयरन की हो जाती है ऑक्सीडेशन। और जब ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन होती है तो होता क्या है कि इस आयरन में जंग लग जाता है, तो हम कहते हैं इसको रस्टिंग ऑफ आयरन। अब इसमें डिफरेंट मेटल्स दिए गए हैं, सिल्वर, सोडियम, आयरन, तो इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। आयरन ऑक्साइड बनता है जब जंग लगता है आयरन पर। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन फ्रॉम द अल्कोहलिक फर्मेंटेशन ऑफ बायोमास। यानी कि जब अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती है बायोमास की तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है। ऑप्शन ए है इथेन गैस, ऑप्शन बी है इथेनॉल और ऑप्शन सी है नेफ्थलीन गैस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इथेनॉल। जब बायोमास की फर्मेंटेशन होती है ना तो हमें इथेनॉल मिलता है। अब इथेनॉल क्या है, इथेनॉल इज़ अ टाइप ऑफ अल्कोहल दैट इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द अल्कोहलिक फर्मेंटेशन ऑफ बायोमास सच एज ग्रेन, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इथेनॉल होता है एक अल्कोहल। और बाकी जो ऑप्शन दिए गए हैं वो अल्कोहल नहीं है, वो इथेन गैस दी गई है और ऑप्शन सी में नेफ्थलीन गैस दी गई है। तो गैस का तो ताल्लुक नहीं है फर्मेंटेशन से, फर्मेंटेशन का ताल्लुक क्या होता है, अल्कोहल से। तो अल्कोहल जो है वो ऑप्शन बी में दिया गया है, इथेनॉल। नेक्स्ट एमसीक्यू है, द सोल ऑफ केमिस्ट्री इज इट्स डीलिंग विद। ऑप्शन से लेते हैं, कंपोजिशन ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, एंड ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी। तो केमिस्ट्री में जो है क्या होती है, कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर दोनों डिस्कस किए जाते हैं, तो इसका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट फॉर 20 मोल ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक्सेप्ट। इसमें क्या कह रहे हैं कि
सारे ऑप्शंस जो हैं वो इनकरेक्ट हैं, यानी कि सारे रॉन्ग हैं सिवाय एक के। अब वो जो एक है ना, आपने वो ही बताना है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहले तो इट हैज़ 20 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में कह रहे हैं कि इसके पास सिर्फ 20 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है। ऑप्शन बी में कह रहे हैं इट हैज़ 30 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, यानी कि इसके पास सिर्फ जो है 30 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स हैं। और जबकि ऑप्शन सी में कह रहे हैं इट हैज़ 80 मोल ऑफ एटम्स। अब ये ना इन्होंने बताया कि ना हाइड्रोजन एंड ना ऑक्सीजन, तो इसका मतलब है कि सिर्फ एटम्स, मतलब कि यहाँ दो तरह के एटम्स भी हो सकते हैं। अब सबसे पहले ना आपको इसको सॉल्व करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूला होता है H2O2। जिस तरह के वाटर का होता है ना H2O, तो आप वाटर में O जो है ना वो भी दो करने हैं, तो H2O2 होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब इसमें कह रहे हैं कि 20 मोल हैं उसके, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के कितने मोल? 20 मोल। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन 2 हैं, यानी कि हाइड्रोजन के जो एटम है ना वो 2 हैं। तो 20 मोल के हिसाब से हाइड्रोजन के कितने मोल हुए हमारे? जब हम 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 40 मोल ऑफ हाइड्रोजन हो जाएंगे। इसी तरह ऑक्सीजन भी यहाँ पर 2 हैं, तो जब हम 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएंगे वो 40 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो हम जब 40 को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल कितने हो जाएंगे? 80 मोल। अब 80 मोल जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को मिला के हैं। इसी वजह से ऑप्शन सी में लिखा गया है इट हैज़ 80 मोल ऑफ एटम्स। अब ये मेंशन नहीं किया गया कि हाइड्रोजन या ऑक्सीजन। अब ये क्यों नहीं मेंशन किया गया कि जिन लोगों को हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला नहीं पता होगा तो वो इसी में कंफ्यूज हो जाएंगे कि कितने मोल्स ऑफ एटम हैं और ये एटम्स जो हैं किसके लिखे गए हैं। तो इसलिए आपको जो है वो फॉर्मूले भी याद होने चाहिए। आई होप आपको ये MCQ समझ आए होंगे। इन MCQs में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।